Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. And in today's lecture, we will start our unit number 4th, and this unit is about thermal properties of solids. Okay, thermal properties of solids को हम यहाँ इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं और डेफिनेटली आपने इस तरह का जो कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं जरूर स्टडी पहले भी किए होंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को अगर मैं बहुत यूजुअल वर्डिंग्स में बोलना चाहूँ तो ये बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है जब हम उनको हीट अप करते हैं, यानी जब कहीं से हम उनको बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो सॉलिड्स के बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आते हैं, दैट इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इस यूनिट में ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। और ये कंसेप्ट डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं जरूर पीछे की क्लासेस में स्टडी किए होंगे, जहाँ आपने थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कहीं पर आपने स्टैटमैक में, या फिर थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपने कहीं मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ जरूर आपने स्टडी करके आए हैं। ठीक है, और इन दो टर्म से आप काफ़ी फैमिलियर होंगे, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत क्लोज दोनों वर्ड्स हैं, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके। इन्हीं दोनों से हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ solids, and just feel the beauty of this thermal properties of solids। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, डिस्कस के लायक भी है और काफ़ी सारा डिस्कशन हम इसमें कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। सो इसके डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में आएंगे, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको अभी छोड़ देते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ये दो बीकर्स हैं। ठीक है, मेरे पास ये दो बीकर्स है, ये मेरे यहाँ एक बर्नर मैंने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, और इस बीकर में मैंने कुछ वाटर, कुछ पानी मैंने लिया है। इस बीकर में जो अमाउंट है वाटर की वो कम है इन कंपैरिजन टू दिस बीकर। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस बीकर में कम पानी है, इस बीकर में ज़्यादा पानी है, तो मैं इन दोनों बर्नर को ऑन करता हूँ और ये दोनों बर्नर इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि ये सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, या फॉर सेम टाइम यू कैन से इट एज कि सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर द सेम टाइम इनको मैं सप्लाई करता हूँ, इस बीकर को भी और इस बीकर को भी। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं इस वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री करना चाहता हूँ और इस वाटर का टेम्परेचर भी मैं 60 डिग्री करना चाहता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ देर बाद मैं नोट करता हूँ कि इस वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, और चूंकि ये ऑलरेडी किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगा, मान लीजिए हम रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं, तो डेफिनेटली ये जो बीकर का टेम्परेचर रहा होगा, वाटर का टेम्परेचर रहा होगा, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। पहले से इस वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और मैंने इसको कुछ हीट सप्लाई की फॉर द डेफिनेट टाइम, और इतनी ही हीट मैंने इस वाटर को भी सप्लाई की जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी इन दोनों वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस वाटर को भी सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम के लिए सप्लाई की गई, इस वाटर को भी सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम के लिए सप्लाई की गई। तो मैं कुछ देर बाद देखता हूं कि इस वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच जाता है।
और उसी अमाउंट ऑफ हीट में उसी टाइम के लिए इस वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री से 45 डिग्री ही पहुंच पाता है। ऐसा क्यों? मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम के लिए सप्लाई किया, इसको भी उतनी हीट दी उतने ही टाइम के लिए, इसको भी उतनी ही हीट दी उतने ही टाइम के लिए, तो फिर इसका टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच गया और ये केवल 45 डिग्री तक ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? कॉमन लॉजिक, यहां वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यहां वाटर का अमाउंट कम है। क्लियर? ओके। अब अगर मैंने इस वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री तक लेके जाना है, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि मैं इसका टेम्परेचर भी 60 डिग्री लेके जाऊंगा, इसका टेम्परेचर भी 60 डिग्री लेके जाऊंगा, ठीक है, और ये सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम के लिए इस वाटर को भी सप्लाई की गई और इस अमाउंट ऑफ वाटर को भी सप्लाई की गई, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर तो 60 डिग्री पहुंच गया उसी अमाउंट ऑफ हीट के लिए उसी टाइम के लिए, लेकिन इसका नहीं पहुंच पाया। रीजन, इसके पास अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है इस बीकर में, इसमें वाटर अमाउंट कम है, इसलिए इस उसी हीट के लिए ये 60 डिग्री पहुंच गया, ये केवल 45 डिग्री ही पहुंच पाया। तो अगर मुझे इस बीकर के टेम्परेचर, इस बीकर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री लेके जाना है, 60 डिग्री लेके जाना है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें हीट का और ऐड करना पड़ेगा। यानी ये जो बर्नर है ये कुछ और समय के लिए मुझे ऑन रखना पड़ेगा। जब ये 60 डिग्री पहुंच गए, इस बर्नर को मैंने ऑफ कर दिया। जब ये 45 डिग्री ही पहुंच पाएगा उतने ही समय के लिए, तो ये बर्नर मुझे कुछ देर और ऑन रखना पड़ेगा, ताकि इस वाटर का टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, 60 डिग्री पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर मैंने इस वाटर को जो हीट सप्लाई की वो क्यों है, और जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई की मैंने क्यू डैश फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, देन क्लियरली क्यू डैश द एडिड अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। और ये इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इस वाटर की जो कैपेसिटी है टू अब्जॉर्ब हीट इस वाटर के अपेक्षा ज्यादा है। इस वाटर की जो हीट कैपेसिटी, अब मैं इसको हीट कैपेसिटी कह सकता हूं, कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब हीट और कैपेसिटी टू रिजेक्ट हीट, इस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब कुछ चूंकि हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स तो स्टडी कर नहीं रहे, पर ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था इसलिए आपको दिया गया, ठीक है। अब कुछ सॉलिड्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड्स के ऊपर बात करें ताकि वो फील आपको आ सके कि हाँ हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। ये कुछ वैसा फिजिक्स है जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप कुछ लिक्विड में कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पार्ट ऑफ फिजिक्स है, जब आप थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो ब्रॉडली अगर आपको स्टडी करनी है तो पहले जो तरीका है स्टडी करने का थर्मल प्रॉपर्टीज को, तो ये जरूरी है कि पहले आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी करें, फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टडी करें, और फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज स्टडी करें। दैट इज द टोटल डिस्कशन अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज, दैट इज द होल डिस्कशन। अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो यही सीरीज है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्टडी कीजिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टडी कीजिए, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज स्टडी कीजिए, तब आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो पाएगा थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना। लेकिन चलिए खैर, हमारे पास केवल यही टारगेट है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो कुछ सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास फिर से मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं, और ये मेरे पास एक 2 किलोग्राम वेट का एक आयरन बार है, एक 2 किलोग्राम वेट का ही मेरे पास एल्यूमिनियम बार है। मैंने इसको थोड़ा सा इससे ज़्यादा इसलिए बनाया है
थोड़ा बड़ा इससे इसलिए बनाया है क्योंकि जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है ना वो थोड़ी सी आयरन के कंपेयर में कम होती है, तो इसका जो डेफिनेट वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा, एरिया इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास एक तीसरा बार है, आयरन बार है, जिसका वेट है 3 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, इसका टेम्परेचर, ये जो 2 किलोग्राम का आयरन बार है, इसका टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने माना हुआ है पहले से, क्योंकि रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हम उतना ही रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर मैंने एज्यूम किया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी था। ओके, और इसका टेम्परेचर मैंने 32 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी मैंने इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहा है, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, जहां अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी सब्सटेंसेस हम आसपास देखते हैं, उन सब का जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में रहता है। इवन जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लोइंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड आप कह सकते हैं, अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लड की, उसकी वजह से वो 7 डिग्री का ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी में रहता है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लड, ये इसका अभी इनिशियल टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया, और इसको भी हमने इंक्रीज कर दिया 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इस जो 3 किलोग्राम का आयरन बार था, इसका इनिशियल टेम्परेचर भी हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया हुआ, और इसको भी हमने इंक्रीज कर दिया 32 डिग्री सेंटीग्रेड का। यानी ब्रॉडली स्पीकिंग इसका इस 2 किलोग्राम आयरन बार का टेम्परेचर भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया गया। इस 2 किलोग्राम अल्यूमिनियम बार का भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया गया, और इस 3 किलोग्राम आयरन बार का भी टेम्परेचर 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री, 2 डिग्री इंक्रीज किया गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको जो हीट सप्लाई की इस 2 किलोग्राम आयरन बार को, वो 1800 जूल था, 1800 जूल। ठीक है, और जो 2 किलोग्राम आयरन बार को जो सप्लाई की गई हीट, वो 3600 एंड 3600 या 3600 जूल, और इस आयरन बार को जिसका वेट 3 kg था, इसको जो हीट सप्लाई की गई वो 2700 जूल सप्लाई किया गया। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको मैंने इस हीट को DQ लिखा है, क्यों नहीं लिखा? रीजन ये है कि जो बार, मान लीजिए इसी पर्टिकुलर बार की मैं बात करूं, इनको मैंने नाम भी दिया है, इसको मैंने जो 2 किलोग्राम का आयरन बार है, इसको मैंने A नेमिंग की हुई है, इसकी नेमिंग मैंने B किया हुआ है, इसकी नेमिंग मैंने C किया हुआ है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इस हीट को जो मैंने इसको सप्लाई किया, इसको मैंने क्यों नहीं लिखा, कैपिटल क्यों? रीजन इज दैट कि ये अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था ऑलरेडी, जो रूम टेम्परेचर हम अज्यूम करके चलते हैं, तो इसके पास कुछ ना कुछ हीट, अमाउंट ऑफ हीट था, यानी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी इसके पास थी, क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण इसके पास कोई ना कोई तो हीट एनर्जी होगी। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो हम कहते इसके पास कुछ नहीं है, हीट एनर्जी है ही नहीं, 0 है। क्योंकि इसका टेम्परेचर ऑलरेडी हमने 30 डिग्री से अज्यूम किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी है। तो ये जो हीट है ना, इसको मैंने DQ लिखा है, और आगे भी मैं इसको DQ ही लिखूंगा, या आप अगर अच्छा आपको लगता होगा तो डेल्टा Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, D मैं इसलिए अच्छा प्रीफर मानता हूँ, डिफरेंस इन हीट, क्यों को जनरली हम हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, D फॉर डिफरेंस इन हीट। ठीक है, अच्छा, तो DQ मैंने इसको लिखा, ना कि क्यों, डिफरेंस इन हीट, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो इसको सप्लाई किया गया 1800 जूल, जिससे इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी आयरन बार है, ये भी आयरन बार है, तो ऑब्वियसली अगर मैं 1 किलोग्राम का यहाँ से सप्लाई लगाऊं हीट की,
कि 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम आयरन बार का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए 1800 जूल एनर्जी सप्लाई किया गया, तो 1 किलोग्राम बार का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए मुझे कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? तो बाई 2 दैट इज 900। तो ऑब्वियसली बात है कि 2 के लिए अगर 1800 है तो 3 के लिए कितना होगा? 27 जूल, 2700 जूल, चूंकि ये दोनों आयरन बार्स हैं। ये एल्यूमिनियम बार है तो इसको मैंने अलग से एक डिजिट दी है 3600 जूल। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी कोई साइंटिफिक थ्योरी पीछे छिपी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 रियल लाइफ एग्जांपल हैं। इस बॉडी को मैंने नाम दिया है ए 2 किलोग्राम आयरन बार, इस बॉडी को मैंने नाम दिया है बी 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम बार, और इस बॉडी को मैंने नाम दिया है सी 3 किलोग्राम आयरन बार, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है अब मैं आपको बता सकता हूं। ये जो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है हीट कैपेसिटी, ठीक है, अब मैं आपको बता सकता हूं। क्यों? रीजन ये है कि मैं dq को डिफाइन कर चुका हूं और मैं dt को भी डिफाइन कर चुका हूं। dt क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो कितना डिफरेंस इस टेम्परेचर में? 32 - 30 दैट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीट में कितना डिफरेंस है? 1800 जूल। dq मैंने बताया कि इतनी हीट सप्लाई की, जो इसके पास ओरिजिनल थी वो जो भी थी, पर इतनी हीट है dq जो इसको सप्लाई किया गया, जिससे इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब एक टर्म में डिफाइन करने जा रहा हूं हीट कैपेसिटी। ये टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ए। क्या होगा? dq बाई dt, डिफरेंस इन हीट, डिफरेंस इन एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज सप्लाई टू द बॉडी, एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो कितनी बॉडी सप्लाई की गई? ए को 1800, ओके। ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, यहाँ ये गलत है, ये 1800 जूल, और कितना टेम्परेचर उससे इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। डिवाइड करें, रिजल्ट इज 900 जूल डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यही फॉर्मूला मैं कैलकुलेट कर सकता हूं हीट कैपेसिटी फॉर द बॉडी बी। कितना होगा? 3600/2, क्योंकि इतनी हीट उसको सप्लाई की गई फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैलकुलेट किया तो 1800 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हीट कैपेसिटी मैंने कैलकुलेट की बॉडी सी के लिए, तो 2700/2 दैट इज 1350 डिग्री नहीं है, दिस 1350 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इन तीनों रिजल्ट को आप कंपेयर करें तो जो एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। यानी आप इस रिजल्ट से, ये रफली रिजल्ट है, आप ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एल्यूमिनियम का आपको इंक्रीज करना है तो आपको 1800 जूल एनर्जी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट आपको यहां से नोट, यानी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा इस केस में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इस केस में एल्यूमिनियम की है सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी इसी को चाहिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एल्यूमिनियम का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए इसको आपको 1800 जूल एनर्जी आपको इसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से, और ये बॉडी बी की बात कर रहा हूं, एक दूसरे रिजल्ट की तरफ मैं आपको ध्यान और ले जाना चाहूंगा। ये तो दोनों आयरन की हैं, ये तो दोनों आयरन की बॉडी है। ये बॉडी ए भी आयरन की बनी है, ये बॉडी सी भी आयरन की बनी है। ये देखिए, ये भी आयरन का बार है, ये भी आयरन का बार है। हालांकि इसका वजन 2 किलोग्राम है और इसका वजन 3 किलोग्राम है, लेकिन हीट कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों की अलग है।
जो 2 किलोग्राम का आयरन बार है उसकी हीट कैपेसिटी है 900 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर 2 किलोग्राम आयरन बार का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको उसको 900 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर 3 किलोग्राम आयरन बार का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको उसके लिए उसको 1350 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जा सकता हूं। ये हेंस हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इस वर्ड पे जरा बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी is defined as the amount of heat absorbed or rejected। अभी हम केवल absorbed का केस कर रहे हैं, rejected का केस भी हम आगे होपफुली करेंगे, लेकिन absorb आप याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन rejected भी होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की, is defined as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature by 1 unit। और यूनिट आप इसमें केल्विन भी ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। डिग्री फारेनहाइट थोड़ी यूजेबल यूनिट नहीं है, ले सकते हैं, मैं लेने को मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी कम यूज करते हैं लोग। तो 1 यूनिट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करना है, 1 यूनिट इंक्रीज करना है ना, जनरली 1 यूनिट इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उसको जितना ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी। इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, और इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, इनको जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दीज बॉडीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और एक स्पेसिफिक केस स्टडी कर लेते हैं, हीट कैपेसिटी का स्पेसिफिक केस स्टडी कर लेते हैं। देखिए, अब अगर मैं इन रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, ये इंटर रिलेट करेंगे अभी, ये ऐसा नहीं है जिनसे आप बिल्कुल आपने हाँ चलिए ठीक है 900, 1800, ये अभी काम आने वाले रिजल्ट्स हैं, ये यूज होंगे आगे, है ना। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ जो हीट कैपेसिटी बॉडी ए के लिए अलग, हीट कैपेसिटी बॉडी बी के लिए अलग, हीट कैपेसिटी बॉडी सी के लिए ये होना भी चाहिए, कारण बॉडी के लिखा है यहाँ। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी is defined as the amount of heat absorbed or rejected to change the temperature of the body by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin or 1 degree unit। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक स्पेशल केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और स्पेशल केस ये है कि अगर मैं हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहूं पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी 1 यूनिट मास के लिए, और यूनिट मास की 1 किलोग्राम भी हो सकती है, 1 ग्राम भी हो सकती है, 1 सेंटीग्राम भी हो सकती है, 1 मिलीग्राम भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम या तो किलोग्राम यूज करते हैं या फिर ग्राम यूज करते हैं। कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे कॉपर, तो हम ग्राम में यूज कर लेते हैं, है ना, हल्का सब्सटेंस है। कोई बहुत डेंसिटी वाला सब्सटेंस है जैसे आयरन, तो हम किलोग्राम में, तो वो हमारे ऊपर बात है, वो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ओके, अब देखिए, हीट कैपेसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, हीट कैपेसिटी, और मैं किसकी हीट कैपेसिटी, और एक और बात है, मैं कॉमन जो लेके चल रहा हूँ, पर यूनिट मास में अब की बार कैलकुलेट, मैं कर हीट कैपेसिटी का ये dQ/dt ही निकाल रहा हूं,
लेकिन पर यूनिट मास। तो हीट कैपेसिटी मैं किसकी निकाल रहा हूँ, बॉडी ए की निकाल रहा हूँ। ये हीट कैपेसिटी मैंने कैलकुलेट की है 900 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैं पर यूनिट मास निकालना चाह रहा हूँ और बॉडी ए का जो मास है वो 2 किलोग्राम है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट मास हो जाएगा, सिंपल। तो 900/2 यानी ये आंसर आया मेरे पास 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, क्योंकि जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑलरेडी था, मैंने मास से और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और आंसर कितना आया, 900/2 गिव्स यू 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा, अब मैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ही कैलकुलेट करना चाहता हूं सी की, क्योंकि दोनों एक ही सबस्टांस हैं, आयरन है। अच्छा, तो हीट कैपेसिटी मुझे पता है कितनी है, 350 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और मास कितना है इस आयरन बार का, 3 किलोग्राम। तो मैं इसे 3 से अगर डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट मास आ जाएगा, पर यूनिट किलोग्राम आ जाएगा। भाई 3 किलोग्राम में 3 किलोग्राम की जो हीट कैपेसिटी है वो इतनी है, तो 1 किलोग्राम की कितनी होगी, सिंपली यहां देखो 2 किलोग्राम की हीट कैपेसिटी इतनी है, तो 1 किलोग्राम की कितनी होगी, इतनी। यही तो कर रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ही मेथड है। अच्छा, हीट कैपेसिटी मैंने कैलकुलेट करना चाहा और हीट कैपेसिटी मैंने कैलकुलेट की सी की, और पर यूनिट मास में अब की बार कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैंने सीधे 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो 350/3 गिव्स यू 450 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग रिजल्ट। Why interesting? Reason is that कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास जितना बॉडी ए के लिए है, दैट इज 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही हीट कैपेसिटी बॉडी सी के लिए है 450 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही। लेकिन हीट कैपेसिटी की अगर बात करें वो अलग अलग है। हीट कैपेसिटी ए की हीट कैपेसिटी कितनी है, 900 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट कैपेसिटी सी की कितनी है, 1350 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास आयरन के लिए इतना ही है, दोनों की सेम है। ये जो क्वांटिटी है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोर जनरली स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। इसी क्वांटिटी को हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। और एक कॉमन बात बहुत इंपॉर्टेंट कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास यानी स्पेसिफिक हीट किसी भी सबस्टांस की होती है, बॉडी की नहीं होती। सबस्टांस की होती है, बॉडी की नहीं होती। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टांस, ये वर्ड is defined as the amount of heat absorbed, चूंकि हम केवल absorption का केस कर रहे हैं, और rejected, जब आप उसे ठंडा करेंगे तो reject भी करेगा, to change the temperature of a unit mass of it by 1 unit। किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री केल्विन चेंज करने के लिए 1 यूनिट मास का जितना हीट सप्लाई उसको करनी पड़े, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी मैं कह दूं अगर कि ये मेरे पास आयरन बार था, ये 2 किलोग्राम था, तो मैं इसका इतना हिस्सा कर दूं, ये कर दिया मैंने आधा,
ये कर दिया मैंने आधा ऐसे। तो इस हिस्से को ये हो गया 1 किलोग्राम। अब हो गया ये 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आयरन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस आयरन का टेम्परेचर, इस पार्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, जिसका वेट कितना है, जिसका मास कितना है, 1 केजी, 1 केजी। ओके, वो 1 किलोग्राम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 किलोग्राम इस पार्ट जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर, इस हिस्से का टेम्परेचर, इस पार्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, हीट कैपेसिटी। 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये एक बहुत जनरल एक डेफिनेशन में भी डिफरेंस है और कॉन्सेप्चुअल भी डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसको जितनी हीट सप्लाई करनी पड़े, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। और किसी सबस्टांस का 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जितनी हीट सप्लाई करनी पड़े, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, that is specific heat capacity. Okay, so now here we introduce you to the term specific heat, that is heat capacity per unit mass is given by this, per unit mass per unit degree centigrade, and is denoted by capital C is del Q over m delta T, or you can write it as dQ over m dt. I prefer this, dQ over m dt, यानी m की वैल्यू भी 1 हो जाए और dt जो डिफरेंस इन टेम्परेचर वो भी 1 हो, तो ये जो हीट होगी dq। ओके, और मैंने इसका रीजन भी आपको बताया, dq क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उस बॉडी का ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है, इसलिए हम इस हीट को dq ना लिखकर dq लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी को भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की हो सकती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा एक सबस्टांस की होगी, कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, गोल्ड की होगी, चांदी की होगी, है ना, जितने भी सबस्टांसेस हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है, मेनली मेटल्स, उन सब की हीट कैपेसिटी होगी, उन सब की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अंतर क्या होगा, जब आपको यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़े तो ही स्पेसिफिक हीट है, और जब एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़े तो फिर वो हीट कैपेसिटी है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, ये मेरे पास एक बॉडी है A और एक ये मेरे पास बॉडी है B। ठीक है, अब इस बॉडी का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है इस बॉडी का टेम्परेचर, तो ये इसकी हीट कैपेसिटी हुई A की हीट कैपेसिटी, और इस बॉडी का टेम्परेचर भी मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जितनी हीट इसको सप्लाई करना पड़ेगा वो हुई इस बॉडी की हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर ये दोनों एक ही सबस्टांस हैं, मान लीजिए ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका भी 1 यूनिट मास यानी 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। बॉडी की जब बात होगी हीट कैपेसिटी की बात होगी, यूनिट मास की जब बात होगी तो एक सबस्टांस की बात होगी, तब बॉडी की बात नहीं होगी, ठीक है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 0.34 जूल पर
ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात से इफेक्ट नहीं आता कि आप यूनिट ग्राम में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, डिग्री केल्विन में ले रहे हैं, दैट इज नॉट द मैटर। अगर फेरस की बात हम करें, आयरन की बात करें, तो उसकी हीट कैपेसिटी कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी ये होती है 0.84 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है? इन दोनों एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि अगर आयरन का 1 ग्राम सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो इसको इतनी जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, 0.84 जूल, तब जाके आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। और वहीं अगर हमें कॉपर के 1 ग्राम सबस्टांस, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो तो उसको हमें 0.34 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी फेरस का टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर 1 ग्राम सबस्टांस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए हमें कॉपर के कंपेयर में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की ज्यादा और कॉपर की कम। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि मैं H2O जल की बात मैं कर रहा हूं, पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास रहता है। ठीक है, पानी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास रहता है और इस एग्जांपल से हम ये सीख सकते हैं कि अगर 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम, इसलिए मैं कह रहा था कुछ जगह हमें ऐसा हो सकता है कि 1 ग्राम यूनिट में हमारा काम चल जाए, लेकिन कई सारी केसेस ऐसे, जैसे वाटर का केस है, हम किलोग्राम में डील करें, हमारे लिए आसानी रहेगी प्रैक्टिकल करने में, पर 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बढ़ाना है तो फिर बहुत मुश्किल सा एक प्रोसेस है। तो इसलिए ये यूनिट कोई बहुत ज़्यादा रिजिड बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, अगर वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको बढ़ाना है तो उसको 4.184 जूल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसकी हीट कैपेसिटी देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि फेरस तो सबसे डेंसिटी वाला मटेरियल है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं, वाटर की सबसे ज़्यादा है। और ये कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर है। अभी मैं सॉल्टी वाटर पे भी आने वाला हूँ। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इतनी हीट कैपेसिटी क्यों होती है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग हम स्टडी करके आए हैं पहले, इसलिए बॉन्डिंग पहले स्टडी की जाती है। कई बार हम लेटिस वाइब्रेशन में हमने बॉन्डिंग का यूज देखा, यहाँ हम बॉन्डिंग को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए बॉन्डिंग को पढ़ाना जरूरी था वहाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसको जो हीट सप्लाई की जाती है, पहले एक हिस्सा उस हीट का उस बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय करने में यूज होता है और दूसरा हिस्सा इस हीट का इस वाटर का टेम्परेचर, इस डिस्टिल्ड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में यूज होता है, इसलिए इसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इसका एक और मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, और दूसरा जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो ये है कि कभी कोस्टल एरियाज में अगर आप गए हों तो कभी कहीं समुद्र किनारे आप गए हों तो एक फिनोमिना हमें देखने को वहाँ मिलती है कि जब हम दिन में हम वहाँ जाते हैं तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं,
समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। ठीक है, अब इन ठंडी हवाओं का समुद्र की तरफ से आना या इन ठंडी हवाओं का समुद्र की तरफ से आने का कारण स्पेसिफिक हीट है। रीजन इज दैट कि जो चूंकि समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो इसीलिए सॉल्टी वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डिस्टिल्ड वाटर से कम होती है। ये 1 पॉइंट समथिंग आप चेक कर लेना, ये इतना ही होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है सॉल्टी वाटर का। सॉल्टी वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो इतनी होती है 1.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो सॉल्टी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसका टेम्परेचर अगर आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, सॉल्टी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़े तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.2 जूल एनर्जी, उसको जो हीट है वो आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। रीजन क्या है इसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि जो वाटर, जो सॉल्टी वाटर होते हैं, लवण जो बहुत सारे वहाँ घुले रहते हैं, तो उस कारण ये इसकी हीट कैपेसिटी कम हो जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर लैंड की हीट कैपेसिटी, यानी ये बीच होगा, अगर ये समुद्र है तो यहाँ कहीं बीच होगा, लैंड होगी, ये सब हिस्सा लैंड का है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ बनाई है। ये वाला हिस्सा समुद्र में जो पानी है वो है, और ये वाला हिस्सा इधर वाला लैंड है, यानी बीच होगा यहाँ कहीं। जो लैंड है उसकी हीट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 0.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जो सॉल्टी वाटर के कंपेयर में कम है। तो होता क्या है कि जब दिन का समय होता है तो ये जो लैंड है, यहाँ सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, और वो इस लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज केवल इस लैंड पे आ रहा है, सूरज तो यहाँ समुद्र के ऊपर भी होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि समुद्र, जब सूर्य उदय होता है तो उदय होने के साथ ही जो एनर्जी सूर्य से हमें हीट एनर्जी मिलती है वो इस लैंड को भी गर्म करती है और इस समुद्र के पानी को भी गर्म करती है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसलिए जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाता है, और जो समुद्र वाला हिस्सा है, यानी जो सॉल्टी वाटर वाला पार्ट है, वो देर में गर्म होता है। ठीक है, अच्छा, वो जब देर में गर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, जब लैंड वाले हिस्से पे सूरज की किरणें आएंगी तो यहाँ से जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म एयर आप जानते हैं कि ये ऊपर उठ जाती है, जैसे बलून के केस में होता है। बलून में भी तो हम ऐसे, बलून कैसे फ्लाई करता है एयर में, चूंकि उसमें हॉट एयर भरी जाती है, तो ये लैंड वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाएगा समुद्र की अपेक्षा। तो यहाँ से जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी, और ये जो समुद्र की हवा है, चूंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये समय ज़्यादा लेगा गर्म होने में, तो यहाँ से ठंडी हवाएं इस तरफ, ये हवा ऊपर उठ जाती है, ये देखिए हॉट एयर ऊपर उठ जाती है, ये जो एरो का डायरेक्शन है वो इसलिए बनाया गया है, हॉट एयर ऊपर उठ जाती है और यहाँ से समुद्र की ठंडी हवा इस तरफ बहने लगती है। अच्छा, रात में इसका अपोजिट हो जाता है। रात में क्या होता है, क्योंकि इस सॉल्टी वाटर यानी समुद्र की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अगर ये गर्म होने में ज़्यादा समय लेगा तो वापस ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेगा। अगर लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो ये जल्दी गर्म हो जाएगी, तो ये जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो रात के समय में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस होता है, ये जल्दी ठंडी हो जाती है, ठंडी होने में समय कम लेता है, तो यहाँ से फिर गर्म हवाएं आनी शुरू होती हैं, यानी ये हिस्सा रात को ज़्यादा गर्म महसूस होता है और दिन में ये ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये बहुत रियल एग्जांपल्स हैं जो हम फील कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी इंट्रोड्यूस द
term like heat capacity and specific heat capacity, some real examples. Okay, and by these real examples you can easily understand the phenomena behind हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैप. देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना या इन रियल लाइफ एग्जांपल को समझाने के पीछे आपको जो 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 टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आप फिजिक्स को फिजिक्स की तरह स्टडी करें, है ना. फिजिक्स को मैथ ना बनाएं या फिजिक्स को एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा, मतलब जो फिजिक्स है हीट कैपेसिटी के पीछे, जो फिजिक्स है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पीछे जो फिजिक्स है, रियल एग्जांपल्स जो हम रोज डेली लाइफ में इनसे रिलेटेड कर सकते हैं, है ना. ये आप फिजिक्स की हर ब्रांच के साथ नहीं कर सकते. आप सुपर कंडक्टिविटी को स्टडी करें, आप नैनो फिजिक्स को स्टडी करें, नहीं कर सकते आप वहाँ रियल एग्जांपल्स नहीं. एटॉमिक स्केल पे कैसे आप रियल एग्जांपल दे देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ से आप रियल एग्जांपल दे देंगे. वो इतने छोटे स्केल्स हैं कि वहाँ, तो यहाँ इन चीज़ों को समझना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू दैट फिजिक्स. ओके, इसलिए ये आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया गया अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इस डिस्कशन को फिर आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू.